कुछ एक दो चीजें मैं अपने बारे में और बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग तो सब बॉम्बे के, कितने लोग हैं जो बॉम्बे में रहते हैं? तो आप लोगों को पता ही है ना, एक बॉम्बे का वर्ड चलता है, ये जो बॉम्बे के बाहर है इन लोगों को नहीं पता। एक बॉम्बे वाला वर्ड बोलता है चलेगा क्या। ये इधर ही सुनने को मिलेगा, कहीं सुनने को नहीं मिलता है। तो मैं भी बॉम्बे वाला हूँ। ओरिजिनली हिंदी जो थी वो मेरी नॉर्थ इंडिया में मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरा कॉलेज वॉलेज सब नॉर्थ इंडिया में था। हिंदी नॉर्थ इंडिया वालों की जबरदस्त होती। मेरी गड़बड़ ये हो गई कि 24 सालों से मैं बॉम्बे में हूँ। गड़बड़ भाषा को लेके हुई। अच्छी खासी हिंदी बॉम्बे वाली हिंदी हो गई, और बॉम्बे की हिंदी इसमें गुजराती, मराठी, कोंकणी सब कुछ मिक्स है। आरेला है क्या, जानेला है क्या, खारेला है क्या। आपको तो मेरी इतनी गड़बड़ तो हिंदी नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा बॉम्बे का। तो ये चलेगा चलेगा बोलने की आदत पड़ गई, जो हर बॉम्बे वाले को है। क्या चलेगा, क्यों चलेगा, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। चलेगा क्या? तो अभी मैं आज बाई डिफॉल्ट बोलूंगा, बात करते करते चलेगा क्या, चलेगा क्या, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलेगा। क्योंकि देखो यार, 80% पब्लिक को पता है, ये तो आदत है इसलिए बोल रहे, पर जो 20% लोग, आप लोग ये समझ लो कि आपको भी यस नहीं जवाब देना है। मैं पूछूंगा चलेगा क्या, दिमाग पे लोड मत डालना, यस बोलेंगे, नो बोले, सर पूछ रहे क्या बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं, एक ही जवाब यस, क्योंकि आप तक चलेगा नहीं। तो सोचो ही मत, मैं बोलूंगा चलेगा क्या, आप बोलो हाँ चलेगा, आगे बढ़ो। तो आप लोग का चलेगा क्योंकि वो भी समझा देता हूँ। माइक किसके पास है? तो किसका चलेगा? अब कुछ लोग भूल के देख रहे हैं। माइक होने से क्या होता है? महाराष्ट्र माजा। तो ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, भले महाराष्ट्र आपका, पर चलेगा मेरा आज क्यों? क्योंकि पूरे हॉल के अंदर माई लाइफस्टाइल का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो किसका चलेगा? और अभी भी कोई डाउट रह गया क्यों चलेगा, तो आईडी ब्लॉक करूंगा, सब समझना। तो ये चीज क्लियर, चलेगा क्या, आप लोग ये है। दूसरी बात, क्योंकि मैं हफ्ते में 5 दिन किसी ना किसी हॉल में इंडिया में मैं रहता हूँ, और अपने ही लोगों को मिलता हूँ। माइलेज से ये परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर लीडर होते हैं, तो मेरी इच्छा रहती है जहां पे भी मैं जाऊं, एक खुशखबरी अपने लोगों को दूं। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा दिल कर रहा है खुशखबरी देने का, पर दूंगा तब जब आप लेना चाहते हैं। तो खुशखबरी ये है कि मेरे से पीछा 1:45 में छूटेगा। कुछ लोग घूर के देख रहे, खुशखबरी कहाँ है? यही खुशखबरी है। और ये मैं पहले क्यों क्लियर कर देता हूँ, इसकी एक लॉजिक है, क्यों मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि कुछ लोग हैं जो नए नए हैं, 11 बजे 12 सवा 12 बजे तक दिल में ख्याल आना चालू होगा, ये रामायण कब तक चलेगी, खाना कब तक मिलेगा, ये कब हिलेंगे, हम कब हिलेंगे। तो ये सस्पेंस क्लियर, मैं 1:45 बजे से पहले हिलूंगा नहीं और तुमको हिलने नहीं दूंगा। आज समझ में? तो 1:45 बजे तक मैं पानी पीऊंगा नहीं, तुमको पीने नहीं दूंगा। यहाँ पर रखा वो पी लेना, और मैं पानी पीऊंगा नहीं तो बीच में जाऊंगा नहीं। सीट बेल्ट बांध के बैठेंगे 1:45 बजे तक। एक बुरी खबर भी है, और बुरी खबर देनी पड़ती, कोई लेना ही नहीं चाहता। बुरी खबर यह है कि जब 1:45 आपके लंच का टाइम होगा, हो सकता है इस लंच टाइम में आपको 10-15 मिनट ऊपर एडजस्टमेंट भी करना पड़े। ये बुरी खबर है। चलेगा 1:45 बजे छाती ठोक के खड़ा मत हो जाना, खाना 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 10-15 मिनट ऊपर हो सकता है। तो सब क्लियर? आगे बढ़े, कुछ सवाल पूछूंगा,
ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। ईमानदारी से जवाब मिलेंगे। सब ईमानदारी लोगों ने तुरंत में जवाब दे दिया यस। जितने ईमानदार थे उन्होंने यस में जवाब दिया, पर जिन्होंने मुंह नहीं खोला, जो सोच विचार में पड़े, उनको भी मैं ईमानदारी मांगूंगा। क्यों? मेरे को अभी दूसरे सेशन के लिए दूसरी टीम में जाना भी है। तो पहला सवाल, इस सवाल में कितने लोग हैं जिनका जो माइलेज है का पहला रैंक होता है, इसको बोलते हैं टीम कोऑर्डिनेटर। कितने लोग ऐसे हैं जो आज डिस्ट्रीब्यूटर है पर टीम कोऑर्डिनेटर अभी बने नहीं है? तो खाली डिस्ट्रीब्यूटर जो टीम कोऑर्डिनेटर नहीं बने, आगे जाके बनेंगे, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। ओ कम से कम 30-35 का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। रैंक होल्डर टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, जो भी रैंक माइलेज है, कोई भी एक रैंक जिसके पास है वो हाथ खड़ा करे। रैंक होल्डर, ये हमारा रैंक होल्डर। और जिन्होंने दोनों सवाल का हाथ, ये कौन सी वैरायटी बैठी है इस हॉल में? जो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, रैंक होल्डर भी नहीं है, ये कौन सी वैरायटी है? ये वो वैरायटी है जो हर डायरेक्ट हॉल में मिलेगी। इसको बोलते हैं जबरदस्ती घर से उठा के लोनावाला तक इस हॉल में लाके बिठाई हुई वैरायटी। ये आना नहीं चाहते थे, इनके पीछे पड़ा गया। किसी अप्लाई ने किसी को लालच दिया होगा, मस्त 3 टाइम खाना मिलेगा, लोनावाला घूमने को मिलेगा, रात को डीजे होगा, मस्त मजाक करने के लिए तू चल। ये बोलता नहीं, ये बोला डांस करने को मिलेगा, चल चल चल, पकड़ के लेके आ गया और उठा के हॉल में बिठा दिया। तो कहाँ नाचना, कहाँ घूमना और कहाँ ये हॉल? और ये जबरदस्ती वाले हर एक मीटिंग हॉल में मिलेंगे। तो ये जो जबरदस्ती आएगा, क्या वो मुस्कुराएगा? नहीं, सीरियस। इसको बोलेंगे हाथ उठाओ। ये आया लोनावाला घूमने, कहाँ से हाथ उठाए? इस बात लो। तो ये जोश नहीं दिखाएगा, मुस्कुराएगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा। ये एक ही काम करेगा लंच टाइम तक, स्पीकर को घूर घूर के देखेगा। ओह ये है क्या, इनके पीछे कमाई चल रही है, इनके पीछे खाना 1:30 बजे हार नहीं हूँ। तो आप लोग घूर के देखो, जो भी जबरदस्ती वाले, आप लोग ये मत भूलो कि मैं हफ्ते में 5 दिन फॉलो में रहता हूँ और हर हाल घूरने वाले मिलते हैं। तो मेरे को तो आदत पड़ेगी कि लोग घूर के देखेंगे। ये भी जबरदस्ती आया हुआ है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, इसको भी और तुमको भी। जो भी घूर के देखेगा, ऊपर वाले ने 2 हाथ मेरे को भी दिए, डबल घूर के मैं वापस देखूंगा। चलेगा? चलाना पड़ेगा। करी क्या सकते तुम लोग? दूसरा सवाल, इस हाल में कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करने वाले हो? मतलब जेंट्स लोग में 80 लोग नौकरी करते हैं। कितने लोग फाइनेंशियल के अलावा कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं? वो लोग हाथ खड़ा करो, बिजनेस करने वाले। ये 2-3 आदमी लोगों ने दोनों सवाल में हाथ नहीं उठाया, ना बिजनेस पे ना नौकरी पे। फाइनेंशियल ये करते नहीं है, ये तो मेरे को भी पता है। तो ये कौन सी वैरायटी? ये है बेरोजगार वैरायटी। ये बेरोजगार है नहीं, और पीछे में बैठा है, हाथ नहीं उठाओ, कसम का। इसको जाके पूछो तो आदमी है, फिर भी हाथ नहीं उठाए। तीसरा सवाल, कितने लोग फुल टाइमर है? फुल टाइम माइलेज करने वाले कितने लोग हैं जिनका काम धंधा सब कुछ माइलेज है? 3, 4, 5। पार्ट टाइम माइलेज करने वाले कितने हैं? कभी कभी मूड में, जब इतने सारे। और जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाया, या तो ये जबरदस्ती वाला है, या फिर ये कंफ्यूज आत्मा है जिसको पता ही नहीं कि वो करता क्या है। आखिरी सवाल, बहुत जरूरी सवाल, सोच समझ के ध्यान से जवाब देना। कितने लोग माइलेज में कामयाब बनना चाहते हैं? और कितने लोग माइलेज के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं? दोनों फालतू के सवाल पे हाथ नीचे करो। दोनों फालतू के सवाल कैसे मैं आपको बताता हूँ।
इधर से बाहर निकलो, होटल का स्टाफ मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई गेस्ट मिलेगा। सिर्फ अनजान आदमी है आपके लिए, जाके सिर्फ पूछो करोड़पति बनेगा क्या, वो बोलेगा हाँ बना दे। किसी को पूछो कौन मना करेगा? बात सही है कि नहीं है? सबको बनना है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। पहली बात यह है, आप बनना चाहते हैं पर बनना बहुत मुश्किल है। तो एक बात तय है कि इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे वो सब मिडिल क्लास लोग हैं। बात सही है? यस। कोई ओरिजिनल करोड़पति यहाँ बैठा है जो करोड़ों कमा रहा है और करोड़पति है, उसके बावजूद मैं इलेक्शन करता हूँ इस हॉल में बैठा है, ऐसा कोई है नहीं है। सारे मिडिल क्लास है। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे जो लोग कमा रहे पैसा, सब एक जैसा पैसा महीने का नहीं कमा रहे। कुछ लोग अच्छा कमा रहे, कुछ लोग उससे थोड़ा कम, कुछ लोग उससे कम, कुछ लोग उससे कम। अलग अलग महीने की कमाई वाले मिडिल क्लास लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये भी बात तय है। अब मिडिल क्लास आदमी को सारी जिंदगी पैसे की कमी रहती है कि नहीं रहती? सारी जिंदगी पैसे की सख्त जरूरत रहती है कि नहीं रहती? तो मिडिल क्लास आदमी है, पैसे की जरूरत है। अब इस मिडिल क्लास आदमी की एंट्री हुई जबरदस्ती डायरेक्ट चली, जैसे आप लोग की हुई। आप लोग पहुंचे, एंट्री होने के बाद किसी एक हॉल में, उस हॉल के अंदर आपने बैठ के देखा कि स्टेज के ऊपर कुछ लोग आ रहे हैं और आके बता रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा मिडिल क्लास था, मेरी भी जिंदगी बहुत बेकार चल रही थी, पर इस बिजनेस में आने के इतने सालों के बाद मेरा ये फर्क हो गया, ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, मेरे लिए कर लिया, मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, बच्चे इधर जाते, ये सब जब आप सुनते हो तो आपकी इच्छाएं जगती है कि नहीं जगती? जगती है कि नहीं जगती? और हमारे इधर जितने भी लोग ये बोलते हैं कि हमने इतना पैसा कमाया, या हमारी लाइफस्टाइल ये है, या ये हमको सक्सेस मिली, वो सब सही है कि नहीं? विद प्रूफ दिखाया कि नहीं दिखाया? ये लोग जो कमाते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी कभी ना कभी दिखाया होगा, देखिए ये मेरे को इतना अमाउंट आया। तो आप समझने वाली बात क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास, पैसे की सख्त जरूरत है, पैसे के लिए मैं सुबह से शाम तक भाग रहा हूँ, पैसे के लिए मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात के 10 बजे आता हूँ, और ये पैसा मुझे कम पड़ रहा है और दूसरा कहीं से आ भी नहीं रहा, जितना आ रहा है मैं उसके अंदर चल रहा हूँ। अब ऐसे में मेरी एंट्री होगी डायरेक्ट सेटिंग में, भले जबरदस्ती हुई। आके मैं हॉल में बैठा, हॉल में देखने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों को मान सम्मान और पैसा मिल रहा है, तो आपकी भी इच्छा जगती है कि पैसा मुझे भी मिले, बराबर है कि नहीं है? हाँ। तो अब देखिए, अभी मैंने आपसे एक चीज पूछी कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपने हाथ उठाया, आपने वो प्रूफ देख लिया, आप बनना भी चाहते हो, इस चीज के लिए आपने हाथ उठा लिया। पर आने वाले कुछ हफ्तों के बाद जो नए लोग बैठे हैं इधर, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, कुछ लोग कुछ हफ्ते के बाद नहीं, कुछ लोग कुछ महीने के बाद जो रैंक होल्डर बैठे हैं, TCA TC, और कुछ लोग ये 1-1.5 साल के बाद जो DTC लेवल तक के लोग हैं, इस बिजनेस में दिखाई नहीं देंगे, वापिस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। ये हकीकत है जो आने वाले टाइम में होने वाली है आपके साथ में। अब समझने वाली बात क्या है, सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, जिस आदमी को पैसे की जरूरत है उसको जरिया दिखाया जा रहा है, प्रूफ दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद इस बिजनेस में वो टिक नहीं पा रहा। एक तो ये चीज है कि जिसको जरूरत ही नहीं है उसको आप उसके बिना जरूरत की चीज दिखाओगे, कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। पर एक आदमी जिसको सख्त जरूरत है उसको विद प्रूफ डायरेक्ट सेलिंग में देखने को मिलता है, उसके बावजूद वो टिक नहीं पा रहा। तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग कामयाब बनना चाहते हैं, पर आप मिडिल क्लास हो, इसके लिए कामयाब बन नहीं सकते। आपका कामयाब बनने का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको पता है कौन है? जो आपको रोकेगा, कोई बाहर वाला नहीं रोकेगा, कोई घर वाला नहीं रोकेगा, आपका दिमाग आपको कामयाब होने से रोकने वाला है। आपका कामयाब होने का सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका दिमाग है। दिमाग जो है ना, मिडिल क्लास का दिमाग, ये जिंदगी में एक मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देता। तो आप लोग वाकई में कामयाब होना चाहते हैं? नहीं हो पाएंगे, ये आपकी इच्छा है पर आपका दिमाग आपको रोकेगा। या आप चाहते हैं पर आपका दिमाग बोलेगा तेरे बर्फीली है, तेरे से होने वाला नहीं, तू चल वापस। ये सब आने वाले समय में होने वाला। तो ये क्यों होता है? हमारा
बीमारी क्या है उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे, पर उससे जाने से पहले मैं आपको कुछ एक फंडामेंटल बताना चाहता हूँ, बेसिक्स बताना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो वाकई में इस बिजनेस में आने वाले समय में बड़ा काम करने की इच्छा रखते हैं। और मैं ये मानता हूँ यहाँ पे आप आए हो तो कहीं ना कहीं इच्छा तो है, वो इच्छा पूरी हो ना हो अलग बात है, पर इच्छा तो है, बराबर है। तो आज आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपका वो छोटा मोटा धंधा नहीं है और वो नौकरी नहीं है जो आप लिमिट में रख सकते। ये अनलिमिटेड आप इसमें काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड सक्सेस ले सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये खर्चे निकालने का बिजनेस नहीं है। ये खर्चे निकालने का बिजनेस शुरुआत में आता है 3-4 साल 5 साल, उस टाइम आप खर्चे निकालो, सीखने का टाइम है। तो अगर आप इस बिजनेस में जिस दिन सेटल हो जाते हो, जिस दिन आपकी टीम बन जाती है, जिस दिन ये टीम एक्टिवली काम करती है, आपको बड़ा बड़ा टर्नओवर ला के देती है और तब जाके आपके बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। तो ये बिजनेस है नेटवर्क बनाने का, नेटवर्क को एक्टिव रखने का, नेटवर्क से टर्नओवर लगातार लेने का। और जब बड़ा टर्नओवर, बड़ा इनकम लगातार आएगा तो बड़े सपने पूरे होते हैं। और ये बड़े सपने सिर्फ यहीं पूरे हो सकते हैं क्योंकि ये अवसर नेटवर्क बनाने का, टर्नओवर निकालने का आपको वहां पे मिलने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे आए हो, आपकी शुरुआत है, खर्चे निकलेंगे, जेब से भी जा सकता है, पर अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो मैं आज अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कम समय में। समझने के लिए तैयार है? तो देखिए, आपने मैराथन रेस के बारे में सुना है? बहुत टाइप की रेस होती है, 100 मीटर की भी होती है, 500 मीटर की भी होती है, 1000 की भी होती है, 3000 मीटर, पर जो सबसे लंबी रेस बोली जाती है उसको बोला जाता है मैराथन रेस। तो मैराथन रेस जो होती है, मैं इसी के उदाहरण से डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए क्या करेगी और कितने टाइम में करेगी वो समझाना चाहता हूँ। समझने के लिए तैयार है? तो मैराथन रेस जो होती है वो 42 किलोमीटर की होती है। मैराथन रेस में जिस दिन डिक्लेयर होता है कि मैराथन रेस होगी, लाखों लोग आते हैं दौड़ने के लिए। आपने कहीं टीवी पे देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं। ये सब मैराथन फिनिश करने के लिए आए। ये लोग जो रेस में दौड़ेंगे, ये लोग फिनिश करने के लिए दौड़ रहे हैं, बराबर है कि नहीं है? सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में भी लाखों लोग हर हफ्ता आते हैं और हर एक आदमी कामयाब होना चाहता है। मैराथन में लोग आए, फिनिश करने के लिए आए। अब डायरेक्ट सेलिंग की रेस चालू हुई डिस्ट्रीब्यूटरों की, मैराथन की रेस चालू हुई जो दौड़ लगाना चाहते हैं उनकी। तो अगर कुछ हफ्ते के बाद डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए और कुछ किलोमीटर के बाद अगर आप मैराथन में देखेंगे, 90% जनता जो यहाँ पे खड़ी थी, कुछ किलोमीटर के बाद साइड पर खड़ी हो जाती है। मतलब भागना बंद, थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं, खाली देख रहे क्या हो रहा है। बात सही है कि नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग में सेम होता है। कुछ हफ्ते के बाद 90% डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ छाड़ कर अपने जिंदगी में वापिस चले जाते हैं। इन लोगों ने भी आप कितना हाथ उठाया, हमको कामयाब होना है, हमको अपनी जिंदगी चेंज करनी है। इन लोगों ने हाथ उठाए और कुछ हफ्ते के बाद छोड़ के चले गए, साइड पर खड़े हो गए। अब कुछ और किलोमीटर जब ये रेस आगे बढ़ती है मैराथन की, तो भीड़ और कम हो जाती है। ये साइड वाले भी गायब हो गए, दौड़ने वाले भी और कम हो गए। तो अगर ये डायरेक्ट सेलिंग और बायलेशन के एंगल से अगर मैं आपको बताऊं, 2 से 3 साल के बाद और इधर 5 से 10 किलोमीटर के बाद मैराथन में ये दिखाई देता है। और डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर लाखों आए। ये जो 2 से 3 साल वाला जो यहाँ लिखा है डायरेक्ट सेलिंग में, आपके समझाने के लिए डीटीसी रैंक पकड़ लीजिए आप। बहुत कम लोग हैं जो डीटीसी रैंक तक पहुंचते हैं। लाखों लोग घुसे थे, डीटीसी रैंक तक बहुत कम पहुंचे। लाखों लोग रेस के लिए दौड़े, पर 5-10 किलोमीटर के बाद बहुत कम लोग थे। अब ये रेस और आगे चली, ये जो दौड़ रहे थे इनमें से और कम हो गए। अब मतलब गिने चुने लोग बचे हुए। कितने किलोमीटर के बाद समझ लीजिए आधा रास्ता तय हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है। इतना दौड़ने के बाद भी बहुत सारे लोग छट गए, बहुत कम गिने चुने लोग बचे। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में माइलेशन में कैरियर स्टार्ट करने के बाद 5 से 6 साल के बाद बहुत कम लोग हैं जो आरटीसी एनटीसी बनते हैं। डीटीसी की संख्या ज्यादा होती है, पर आरटीसी एनटीसी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ तक समझ में आई? अब ये रेस अगर और आगे चलेगी तो 42 किलोमीटर बच जाएगी,
मतलब फिनिश लाइन तक। ये लोगों ने भी रेस को सीरियसली ले लिया। तो देखिए फिनिश लाइन मैराथन में मतलब कामयाबी मिलनी स्टार्ट हो गई डायरेक्शन में। मेरे हिसाब से वो रैंक है आईटीसी रैंक, क्योंकि वो सर्टिफाइड करोड़पति 10 CR इधर 10 CR इधर 1 करोड़ कमाए। तो डायरेक्शन में 7 से 10 साल के बाद वो पीरियड आता है कि आप अब कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो इस जिंदगी में मिलना पॉसिबल नहीं था, अब मिलना चालू होगी। वो आईटीसी रैंक होता है, पर वो मिलता कब है? डायरेक्ट में कम से कम 7 से 10 साल लगेगा। तो आप लोगों को कामयाब बनना है, करोड़पति बनना है, बनोगे, पर 7 से 10 साल लगातार दिल से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। पर ये काम बहुत कम लोग कर पाते। रेस की शुरुआत में सब लोग छोटे से 42 किलोमीटर खत्म करेंगे, नहीं कर पाते। तो 7 से 10 साल लगेगा। तो कितने लोग ये मानते कि उनमें दम है कि 7 साल लेंगे अपने सपनों के लिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उनको समझाता हूं, तुम माइलेशन करो मत करो, डायरेक्टली करो मत करो, तो आने वाले 7 से 10 साल जो काम कर रहे हो वो तो करना पड़ेगा। उससे तो आप भागने वाले नहीं हो। चाहे नौकरी कर रहे हो तो आप अगर 40 साल के हो तो 20 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी और 10-10 घंटा करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। मिलेगा क्या होगा? जो आज मिल रहा है इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी जितनी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ेगी हर साल। तो आप रहोगे वहीं के वहीं। तो अगर वही मेहनत, क्योंकि आपको 20 साल 15 साल जो भी आपका कैरियर कितना बचा होगा, आपको मेहनत तो करना ही है। इससे तो आपकी जिंदगी में बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास है। पर अगर वही सोच चेंज करके 7 से 10 साल थोड़ा सा टाइम माइलेज को देते हुए उसी लगातार उसी शिद्दत से अगर मैं माइलेज 7 से 10 साल करूं, तो जिंदगी में वो काम होने की उम्मीद है जो पूरे खानदान में किसी ने नहीं करी। ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। लोगों ने करके दिखाया, आपने प्रूफ देखा है। ये ऐसी बात नहीं है कि चांद पे जाना या मार्स पे जाना, जब कोई जाएगा फिर हमारा नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हजारों लोग इसमें कामयाब होकर अपनी जिंदगी चेंज कर चुके हैं। कुछ लोगों का आपने प्रूफ देखा भी है। समझने वाली बात यह है कि मेहनत करने वाले आदमी के अगर दिमाग में बैठ जाए कि थोड़ा सा मेहनत इधर डाइवर्ट कर लूं, थोड़ा सा इधर काम कर लूं, तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी फैमिली की चेंज हो सकती है। 7 से 10 साल के बाद वो मिलेगा जो इस जिंदगी छोड़ो 7 जन्म भी ले लोगे तो भी नहीं मिलेगा। वो यहां पे मिलने की पूरी चांस है। तो काम तो हमको करना ही है। माइलेज करो मत करो, डायरेक्ट सेलिंग करो मत करो, काम तो करना ही है। पर यहां पे काम करेंगे तो क्या मिलेगा वो अब आपकी समझदारी पे है, क्योंकि प्रूफ आपको दिखा दिया गया, लोगों ने करके दिखाया। तो 7 से 10 साल के बाद क्या मिलेगा आप देखना चाहते हो? अगर यहां पे मेहनत की तो 5 लोगों ने ये बोला है बात पार्किंग है, तुम लोग लंच में मिलना, वहीं पे तुमको बताऊंगा। बाकी चाहिए 7 से 10 साल के बाद क्या मिलेगा तो नहीं ये बोलना पड़ेगा। और ये मरा ये फ्री थी है, एक जरा जोरदार ये सी है। क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। 7 से 10 साल के बाद सबसे पहला आपके बड़े बड़े सपने पूरे होना चालू होंगे। बड़े बड़े सपने, वो वाले सपने जो आपने 15-18 साल कॉलेज के टाइम पे देखे, वो वाले सपने जो आज आपने दफन कर दिए, जिसका आपको पता है ये सोचना भी बेकार है, वो वाले सपने पूरे होंगे। और 10 साल के बाद वो वाले सपने पूरे होंगे जो आपने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। ये पॉसिबिलिटी है 7 से 10 साल के बाद। उसी जन्म में होगा ये। सबसे साधन के थ्रू होगा, नहीं तो जिंदगी जैसे चल रही है ऐसी चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी इतनी जिंदगी जा चुकी है कैरियर की, बाकी कैरियर की ऐसी ही चली जाएगी, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।
पर अगर आज के बाद सोच चेंज करके अगर आपने इस बिजनेस को 7 से 10 साल दिया तो जिंदगी वो होगी इसी जन्म में जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये मिलेगा आपको, बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। दूसरा आपको क्या मिलेगा? मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम किसको बोला जाता है? आज आपका जो महीने का जो कमाई है उसी में क्या क्या आ सकता है, आप उसी हिसाब से चीजों को देखते हैं। बराबर है कि नहीं है? जो थोड़ी सी कमाई से बाहर जाती है उसको हम ईएमआई पे ले लेते हैं। तो हम ईएमआई भरने वाले प्राणी हैं। हमें टीवी तक नगद नहीं लेके आ सकते, उसको भी ईएमआई पे ही लेके आएंगे। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि महीने का बजट बिठाना है। आज टीवी लेके आ गए तो घर पे आटा नहीं आएगा। ये हमारी जिंदगी। अब मनी फ्रीडम मिलेगी क्या आपको? आप किसी भी चीज पे उस टाइम पे उंगली रखेंगे ना, आज नहीं तो कल इस बिजनेस के माध्यम से वो आपके पास आ जाएगी। ये मनी फ्रीडम आपको उस टाइम मिलेगी। अब आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जिंदगी में चाहिए वो सोचो और ये बिजनेस आपको वो देगा। वो पोजीशन आएगी 7 से 10 साल के बाद। क्या वो आप जिंदगी, आप सोचिए, क्या वो जिंदगी जीना चाहेंगे? जहां पे बीवी बोले, हस्बैंड बोले, बच्चा बोले ये चाहिए तो डन। आज हम ये सब नहीं कर पाते। आज हम बजट वाले प्राणी हैं। बजट में बैठेगा तो ठीक है, बजट में ईएमआई बैठनी चाहिए। बजट में ईएमआई नहीं बैठेगी तो सामान नहीं आएगा। मानते इस बात को? तो मनी फ्रीडम मिलेगा। तो कितने लोग चाहते हैं मनी फ्रीडम? जैसे आज ये हमारे डायमंड लोग हैं, हमारे आईटीसी लोग हैं, महीने का 4-5 लाख मिनिमम कमाते हैं आईटीसी लेवल पे। 4-5 लाख में अपनी फैमिली के ये सब सपने पूरे कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है लगातार आ रहा है। लगातार की ताकत अलग होती है, सोच चेंज हो जाती है। तो मनी फ्रीडम मिलेगा। दूसरा मिलेगा टाइम फ्रीडम। अब टाइम फ्रीडम क्या होता है? टाइम फ्रीडम होता है कि जब भी आपका दिल करे अपने काम से आप 1-2 महीना दूर भी रहो तो पैसा आना चाहिए। 5-6 महीना दूर भी रहो तो पैसा आना चाहिए। आपके हाथ पैर चलने थोड़े से कमजोर भी हो गए तो भी पैसा आना चाहिए। हाथ पैर चलने बंद हो गए तो भी पैसा आना चाहिए। और आप ऊपर चले गए तो भी पैसा आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आज आप लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हो। एक्टिव इनकम किसको बोला जाता है? जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन आपकी सेहत कुछ हो गया उस दिन आपका पैसा बंद है। आप कुछ भी कर रहे, सोच के देख लो। दुकान चला रहे हैं, आप उठ के जाके खोलने लायक हो तो ये दुकान चलेगी। अगर आप खोलने लायक नहीं रहे और दुकान बंद रही तो आपकी आमदनी बंद और घर सड़क के ऊपर आ जाएगा। तो हम एक्टिव इनकम वाले लोग हैं। ये बिजनेस आपको क्या देगा? ये पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? कि मैं अगर 4-6 महीना कहीं गायब भी हो जाऊं तो मेरे को हर हफ्ता हर महीना पैसा आए। मैं इस धरती पे नहीं भी रहूं तो भी मेरी फैमिली को हर हफ्ता हर महीना पैसा आए। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये बड़े बड़े बिजनेस में कमाते हैं। तो आपको एक्टिव इनकम चाहिए कि पैसिव इनकम? अब आप आंख बंद करके एक बार सोचिए, भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरा परिवार वो पैसा ले पाएगा? तो इस बिजनेस के लिए जब हम किसी से बात करते तो बोलता मैं बिजी हूँ। बिजी किस चीज में भाई? जब तक ये सब कुछ चल रहा है तब तक पैसा आ रहा है। ये बंद सब बंद। ये बिजनेस तुमको वो दे सकता है जो इस जिंदगी में और कोई काम दे नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ 7 से 10 साल के बाद आपको क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, पर मिल सकता है ये बड़ी बात है। और लुत्फ ले रहे हैं ये बड़ी बात है। अब आप अपने आप से पूछिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो करना क्या है? जो मेहनत आप उधर करते हो ये मेहनत इधर करनी है। जिस लगातार जज्बे के साथ आप वो काम करते हो वो जज्बे के साथ इधर लगातार करना है। कर क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि गड़बड़ी हमारा दिमाग है। यही हमको रोकेगा, यही हमको आराम की जिंदगी दिखाएगा। तो ये सब आपको मिलेगा। समझ में आया? तुम लोग की आवाज गायब हो गई। 2 ही काम हुए, या तो
समझ में आया, नहीं तो 7 से 10 साल के बाद के सपने अभी से देखने चालू कर दिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी में भी कामयाब होने के लिए आपका दिमाग है जो आपको रोकेगा। दिमाग की गड़बड़ के आप जरा उसके ऊपर चलते हैं। हम लोग मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में जो भी पैदा होता है उसके दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। ये बंदा लेके पैदा नहीं हुआ, वो दिमाग, सब नॉर्मली दिमाग लेके पैदा होते हैं। बदकिस्मती ये है कि मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ, और क्योंकि मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ तो इस दिमाग में बचपन से एक वायरस डालना चालू होता है, जो आपके भी डाला, हमारे भी डाला, क्योंकि मिडिल क्लास थे। उस वायरस का नाम है समझौता, एडजस्टमेंट। ये बचपन से डालना चालू हो जाता है, आपके भी डाला है, आप अपने बच्चों के भी डाल दें। मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए, 90% लोग दिमाग चेंज नहीं कर पाते, इसके लिए डायरेक्शन ही छोड़ के चले जाते हैं। 90% लोग चाहत है इनकी, आपकी भी चाहत है, छोड़ के चले जाओगे, आप भी इसी कैटेगरी में आ सकते हो 90% में। तो माइंडसेट मतलब समझौते का माइंडसेट है। हम मिडिल क्लास है, क्योंकि 99% लोग मिडिल क्लास ही तो आता है इस बिजनेस में। और मिडिल क्लास लोगों की समस्या है कि उनके दिमाग में वायरस है समझौते का। तो ये जो मिडिल क्लास दिमाग है, एडजस्टमेंट इसको इंग्लिश में बोलते, समझौता। समझौता किस चीज से? अपने सपनों से समझौता। जो मिलता है उसमें खुश रहना, ये भी तो एक समझौता है। आपको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। उसके बावजूद खुश है कि नहीं है? संतुष्ट है कि नहीं है? शांति से रह रहे कि नहीं रह रहे? इसी को तो समझौता बोले, यही तो दिक्कत है। क्या है? आप जो छोटे थे, आपने क्या क्या सपने देखे, आज उसमें से कुछ भी पूरा हुआ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आज अपने आपको संतुष्ट रख के चल रहे हैं। ये क्यों आप रख के चल रहे? क्योंकि आपके दिमाग में वायरस पहले से ही डाल दिया गया कि तू खुश रहना, बस जो भी मिले खुश रहना। ऊपर वाले ने यही तेरे लिए दिया है। इसको बोलते हैं सब एडजस्टमेंट के डायलॉग, जो हमको सिखाए गए बचपन से, और वही सोच लेके हम बड़े हुए। और इसी सोच के पीछे जब जिंदगी हमको एक चांस देती है अपनी जिंदगी चेंज करने का, तो हमको डाउट होता है खुद पे कि ये मेरे लिए है क्या, मेरे से हो सकता है क्या। इसी के लिए कामयाबी नहीं मिलने वाली किसी मिडिल क्लास को, जो इस तरीके से अपना दिमाग चेंज करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दिमाग की बीमारी क्या है? समझौता। कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप एक कहावत है इधर, ये हिंदी में लिखिए, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर बाहर निकालो। कहावत सुनिए, ये कहां पे सुनिए? घर पे सुनिए। अब देखिए, इस कहावत का मतलब क्या है? इस कहावत में दो चीजें, पैर और चादर। तो पैर क्या है? खर्चे। चादर क्या है? कमाई। तो ये जो आपने सुना है घर पे, घर वाले आपको उस टाइम ये समझाने की कोशिश की कि तेरी जितनी भी कमाई है, खर्चे उसी के अंदर रखना। तेरी कमाई से ज्यादा अगर तूने खर्चा किया तो तू कर्जे में आ जाएगा, और कर्जे में आ जाएगा तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो कभी जिंदगी में जितना भी कमाएगा उसमें तेरे को गुजारा करना है। ये एडजस्टमेंट का डायलॉग है कि नहीं है? क्या सिखाना चाहिए था बच्चे को? सिखाना ये चाहिए था कि तू सपने देख, तेरी चादर का साइज लंबा करना, वो सोच रहा कि तेरे को तेरी चादर का साइज लंबा करना है। तू सपने दे और सपने पूरे कर। सिखाया क्या गया? जो जिंदगी देगी चुपचाप लेना और उसमें गुजारा करना। मेरी बात से सहमत है? तो ये एडजस्टमेंट का डायलॉग है। एक बार हमारे घर पे एडजस्टमेंट का डायलॉग चलता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी मैं हिंदी में बता देता हूँ। अपनी औकात में रहो। कभी सुना है ये डायलॉग? कहां पे सुना है? कहां पे सुना है? घर पे भी सुना है, बाहर पे भी सुना है। फर्क इतना है कि घर पे माँ बाप ने हिंदी में बताया, बाहर आपको इंग्लिश में बोला जाता है। आप शोरूम वगैरह में जाते हैं, कपड़े के शोरूम में, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, कहीं पे भी जाते हैं? अरे जाते हैं कि नहीं जाते? तो वहां पे सेल्समैन आपको पूछता होगा, पूछा भी होगा, आपका बजट क्या है? अब हिंदी में बताओ इसका मतलब क्या है? वो सीधा पूछा तुम्हारी औकात बताओ। पूछ इंग्लिश में आए तो दांत निकाल के हमारा बजट का सजा। यही अगर वो हिंदी में बोला औकात बताओ तो शोरूम तोड़ के बाहर आ जाओगे तुम। बात सही है कि नहीं है? अब ये अपनी औकात में रहो का मतलब क्या है? औकात मतलब क्या है?
जितना भी तू कमाता उसके अंदर रहे, जितना तेरा इनकम है उसके अंदर है। कहीं में भी ये नहीं समझाया जा रहा कि इनकम को ऊपर किया जा, इनकम को ऊपर करने के लिए तू काम कर, ये कहीं पे भी नहीं बताया। यहाँ ये बताया जा रहा है क्योंकि जब आप छोटे थे आपने अपने माँ बाप से कुछ मांगा होगा, उन्होंने ये डायलॉग क्यों बताया कि ये हमारी औकात नहीं है, तू याद रख तू भी औकात में रहना जब बड़ा हो जाए। तभी तो ये डायलॉग बाहर आते हैं। तब आप मेरे को बताइए, ये आपने घर पे सुना, माँ बाप से सुना, तो ये जो माँ बाप हैं इनको किसने सिखाया ये डायलॉग? उनके माँ बाप ने। और उनके माँ बाप को किसने सिखाया? और उनके माँ बाप को, और उनके माँ बाप को। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कि हम छोटे मोटे मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है। क्योंकि ये जो डायलॉग आपने सुना है, यही डायलॉग हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं। हम खानदानी लोग हैं। एक होता खानदानी अमीर, दादा के पिताजी अमीर, उनके पिताजी अमीर, ऐसी हमारे दादाजी खानदानी मिडिल क्लास, उनके पिताजी खानदानी मिडिल क्लास, उनका बच्चा मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास, हमारे बच्चे हमको मिडिल क्लास बनाने में लगे हुए। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हैं। मानते आप इस बात को? यस भी बोलते। तो देखिए ये जो, देखिए मैं क्यों इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बीमारी है दिमाग, और जब तक आपको ये बीमारी समझ में नहीं आएगी कि वाकई मुझे है, तो इसका इलाज कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? इलाज उस चीज का होगा जिसको आप समझोगे कि ये बीमारी है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि मुझे ये बीमारी है, तो इलाज कभी आप करोगे नहीं। तो ये बीमारी है, यही मैं समझा रहा हूँ। ये जो हमारी सोच है, ये हमारी बीमारी है। एडजस्टमेंट की सोच हमारी बीमारी है। तो ये डाली किसने, इसका श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है अंग्रेजों को। ये लोग इंडिया में आए थे अब से 150-200 साल पहले। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो आप जिधर से भी आए हैं वहां पे ये अंग्रेज पहुंचे थे। तो इंडिया में ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। कहीं आपने पढ़ा होगा। बहुत पैसा था, लोग बहुत खुशहाल थे, अपनी जिंदगी में लोग मस्त थे, गरीबी बहुत कम थी, बेरोजगारी तकरीबन नहीं थी, सब अपनी जिंदगी जीते थे और मस्त सोने की चिड़िया कहलाता था। और अंग्रेज लोग आए, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? भारत को लूटना चालू किया। और लूटने के लिए उन्होंने वर्ल्ड में एक फॉर्मूला लगाया, वो इंडिया में भी लगाया, जिसको बोलते हैं उधर की जनता को गुलाम बनाओ। तो उन्होंने धीरे धीरे डंडे की जोर पे, बंदूक की जोर पे, नॉर्मल खाते पीते एक आदमी को गुलाम बनाया। 80% जनता इनके राज में गुलामी कर रही थी। आपने पढ़ा होगा। बात सही है कि नहीं है? गुलामी मतलब क्या था? गुलामी मतलब नॉर्मल आदमी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अंग्रेजों ने डंडे के जोर पे इससे 16-16 घंटा काम करवाया है। लिमिटेड सोना, लिमिटेड खाना, अनलिमिटेड काम करना, इसको बोलते हैं गुलामी। और इन्होंने ये जो गुलामी करी हमारे लोगों ने, इन लोगों ने कोई 1 महीना 1 साल नहीं करी, 10-10, 20-20 साल कुछ लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी करी है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, अचानक उसको जेल में डाल दिया जाए और उसको बोला जाए कि तू 40 साल जेल में रहेगा, बाहर आ ही नहीं सकता है। तो शुरुआत के 1-2 महीना तो ये बाहर की दुनिया के सपने देखेगा, पर जब उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि 40 साल इधर ही जिंदगी गुजारनी, तो बाहर के सपने बंद होंगे कि नहीं होंगे? जो जेल में चल रहा है उधर ही दिमाग घूमेगा और उधर कैसे गुजारा करना है वो चीज के बारे में सोच दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। वही चीज हमारे पूर्वजों के साथ हुई थी। जब ये सालों साल गुलाम बने तो इन्होंने एक ही चीज अपने दिमाग में चलानी चालू करी कि ढंग की, मतलब कपड़े कब मिलेंगे, सोना कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, इसी के ऊपर रोज जोर चला गया इन लोग। और ये लोग जब घर पे जाते थे तो बच्चे हैं बेचारे, वो तो गुलाम नहीं, इन्होंने डिमांड करी तो ये सब डायलॉग बने, जितनी चादर उतनी, हमारी किस्मत में यही है, ऊपर वाली की मर्जी यही है, ये सब डायलॉग वहां से शुरू हुए, क्योंकि सालों साल ये चला है। अब जब उस बच्चे ने ये डायलॉग सुने, जब वो बड़ा हुआ, उसने वही हालात देखे, उसने अपने बच्चों को समझाया, यही डायलॉग वहां पे चला, इस वक्त धीरे धीरे करके ये हमारे तक आया है और यही डायलॉग हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मेरी बात से सहमत है?
ये असली बीज उन्होंने डाला, गुलामी का बीज, एडजस्टमेंट का बीज, जिंदगी जो देती है उसमें खुश रहो, ये वाला बीज। इससे पहले हिंदुस्तान खुशहाल था, इन लोगों ने सब गड़बड़ करी। तो बोला जाता है कि अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ के पीछे? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास अंग्रेजों की देन है, और इन्होंने इस काम को पूरी तरह स्टैंप लगा के किया। तो स्टैंप लगाने के लिए दूसरा काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में इसको चेंज किया। ब्रिटिश आने से पहले गुरुकुल हमारा जो था, ये शिक्षा की प्रणाली थी। अंग्रेज आने से पहले गुरुकुल थे, आपने पढ़ा होगा कहीं भी। तो उस टाइम पे अंग्रेज आने से पहले घर में एक बच्चा है, समझदार बना, वो बोलता है कि मेरे को बड़ा होकर जिंदगी में गायक बनना है। तो माँ बाप क्या करते थे, इसको उठा के ऐसे गुरु के पास छोड़ के आ जाते थे जो इसको गाना सिखा सके। दूसरे घर का एक बच्चा जो समझदार हुआ, उसको ये लगा कि मेरे को पंडित बनना है, उपनिषद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने हैं, तो इसको ऐसे गुरु के पास छोड़ दिया जाता था जो इसको शास्त्र सिखा सके। किसी तीसरे को धनुष बाण, तलवारबाजी, ये विद्या सीखनी की थी, तो उसको उठा के उस गुरु के पास माँ बाप छोड़ के आ जाते थे। तो ये जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, बच्चा क्या सीखना चाहता था इसके ऊपर जोर था, और जो बच्चा खुद सीखना चाहता था वही करता था, तो वो अपनी जिंदगी जीता था। बराबर है कि नहीं है? अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ये सब बंद करवा दिया। उन्होंने स्कूल खोले। स्कूल का जो एजुकेशन पैटर्न है 360 डिग्री चेंज है। यहाँ पे बच्चा क्या सीखता था, माँ बाप उस गुरु को ढूंढ के भेज देते थे बच्चे को। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है लाइफ में, उसकी क्या इच्छा, वो सब साइड से मैडम क्या सिखाएगी, सिलेबस क्या बोलता है वो सीखो और पास हो। बिल्कुल उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका असर क्या पड़ा, जो आज भी आपको दिखाई देता है? इसका असर ये पड़ा कि आज की डेट में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये नॉलेज के ऊपर जोर नहीं देती, ये परसेंटेज पर जोर देती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग कभी न कभी स्कूल कॉलेज गए थे, आपने बहुत सारी चीजें जबरदस्ती पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब ये जितनी भी चीजें आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, आज आप कोई ना कोई काम धंधा करके कमा रहे हैं। ये वो जो नॉलेज आपने जबरदस्ती की, आज आपके किस काम में आ रही है? पर वो पूरा प्रेशर में आपने जिंदगी जी के लिए थी। प्रेशर की चीज का नंबर लेके आने का। मेरी बात समझ में आ रही है? आज हम बच्चे को ये नहीं बोलते कि तू पढ़ाई सीख ले, हम बोलते नंबर अच्छे लेके आ। हम ये नहीं बोलते कि तू नॉलेज ले ले, नंबर अच्छा लेगा। नंबर में जोर है। तू 12 महीने में से 11 महीना खेल, 1 महीना ठीक ठाक पढ़ाई कर। क्यों? तुमसे वो नंबर लेके आना। नॉलेज लेना होता तो 11 महीने हम कैसे छोड़ सकते? हमको तो 1 महीने में इसको वो सिखाना है कि नंबर अच्छे आ जाए। तो अगर पढ़ सकते हो तो अच्छे नंबर लेके आ, नहीं तो कॉपी करके लेके आ, नहीं तो रट्टा लगा के लेके आ, नहीं तो पेपर लीक होते हैं, ढूंढ काम में होता है, हम पैसे देते हैं और तुम पढ़ और पास हो जा। तो बात मेरे को बताइए, आप लोग यही अपने बच्चों के साथ कर रहे कि नहीं कर रहे? नंबरों में जोर है कि नहीं है? कोई माँ बाप ये बोलता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तेरा दिल करता है गाना सीखने, गाना सीख, पढ़ाई लिखाई बाद में देख लेंगे। ऐसा कोई माँ बाप करता है? नहीं। सब नंबरों में जोर है कि तू पहले पढ़ ले, डिग्री ले ले। तो ये अच्छे नंबरों की, अच्छी डिग्री पे जोर क्यों है? क्यों हम बोलते हैं कि तू अच्छे नंबर ले गया? कोई बता सकता है? आप लोग बोलते हैं ना बच्चों को अच्छे नंबर ले गया, इसके पीछे कारण क्या है? और जॉब क्या होता है? चादर, किसी छोटी चादर, किसी बड़ी चादर, किसी उससे बड़ी चादर पर है तो चादर। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे नंबर लेके अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी और लंबी चादर मिलेगी। नंबर अच्छे नहीं आए तो चादर का साइज छोटा। अब अगर फेल हो गया तो चादर तो भूल जा, रुमाल मिलेगा। पर इसको बचपन में एक चीज सिखा दी गई, रुमाल मिले, छोटी चादर मिले, बड़ी चादर मिले, जो भी मिले, रहना खुश, क्योंकि चादर के अंदर पैर रख के जीना है। ये एडजस्टमेंट हमको बचपन में सिखा के, ये एजुकेशन सिस्टम भी हमको एडजस्टमेंट सिखाता है कि नहीं सिखाता है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे जोर ही जॉब के ऊपर है।
अब एक 18-20 साल का जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है उसके दिमाग में आता है कि मैं 5 साल के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं 4 व्हीलर ले लूंगा, उसको मिलती है 20-25 हजार की नौकरी। और 2 साल में समझ में आएगा 4 व्हीलर छोड़ो 2 व्हीलर भी 5 साल के बाद EMI में मिलेगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। इस तरह से उसको सारी दुनिया समझ में आ जाती है। बात सही है कि नहीं है? तो आज जब तक ये बच्चा बड़ा होता है ना, इसके दिमाग में कुछ नहीं होता, जॉब जॉब जॉब, नौकरी नौकरी नौकरी, ढंग की नौकरी मिल गई, प्रेशर हट गया, अब मैं खुद कमा रहा हूँ। कुछ महीने कुछ साल नौकरी करने के बाद ये ऐसा फंस जाता है, जब इसकी शादी होती है ये सब गड़बड़े चालू हो जाती है और फिर ये एडजस्टमेंट की लाइन जीता हुआ निकलता है। मेरी बात से समझ में आया क्या कुछ? हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं है? भाई आवाज में दम नहीं लग रहा। अच्छा, खानदानी के नाम पे जोर जोर से मैं फिर भी कुछ लोग जो मुंह नहीं बोलते उनके लिए बता, देखिए हम खानदानी कैसे उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये बीमारी है हमारी, समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? ये क्या बोलते हैं इसको? बेलर है। ये क्या काम करता है? रोटी बनाने का। हर मिडिल क्लास घर में ये एक काम और करता है रोटी बनाने के अलावा, खाली पेस्ट से और पेस्ट निकालने का काम। यहां तो कोई ऐसा बैठा है जिसने जबरदस्ती पेस्ट से पेस्ट निकालने का काम नहीं किया हो? घर में एक बच्चा आता है, ये बेचारा मिडिल क्लास भी है, नॉर्मल दिमाग लेके पैदा हुआ है, घर में आके बोलता है पापू पापू पेस्ट खत्म हो गया। तो पिताजी बोलते हैं पागल, पेस्ट कैसे खत्म हो सकता है? 3 हफ्ता पहले लेके आया था, नाली में डाला क्या, वॉश बेसिन में डाला क्या, तू लेके हमें देखना चाहता है। ये बेचारा भाग भाग के लेके आता है पापा को दिखाने के लिए, पेस्ट खत्म हो गया। पेस्ट देखते के बाद पापू बोलता है तू पागल है क्या, ये खत्म हो गया, फिर वो एक जादू दिखा दो, तू तेरी माँ के पास किचन में जा, बेलन लेके आ। ये भी भाग भाग के जादू के चक्कर में बेलन लेके आ जाते हैं। इसके बाद इस बेलन के साथ में पिताजी जादू दिखाते बच्चे को पेस्ट के ऊपर चला के। पहली बार चलाया, पेस्ट भागा, बच्चे को बोलते देख जादू आया कि नहीं आया? अच्छा बोलता जादू है। तो कल से ये बेलन ले, पेस्ट ले, तू ही खुद चला और खुद ही निकाल, और जब ये निकलना बंद हो जाए उसके बाद तो जादू सिखा दिया इसको। मतलब मिडिल क्लास इसको भी हमने बना दिया। मेरी बात सही है कि नहीं है? कुछ लोग आधे पेस्ट फेंक देते, खत्म से लग रहा है, आधा खत्म हुआ बाकी का फेंको। यहाँ पे लेडीज लोग बैठी है, ओनली लेडीज लोग यस बोलो। 5 ही लेडीज है, बाकी सबको डाउट है। इनका भी मुंह खुलवाना था। जो भी इस हॉल में अपने आप को लेडीज मानती है दिल से, अब वो यस बोलो। आप जिन्होंने नहीं बोलो आपको डाउट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो खुद ही संभालो अपने आप को। अब जितनी लेडीज लोग, आप लोग सब्जी उब्जी लेने जाते हो क्या? अब आप मेरे को बताइए, जब आप सब्जी ले लेते हो उसका टोटल लग जाता है, सब मिला के कितना पैसा हुआ? भैया भैया बताते इतना पैसा हुआ। एक बार पैसा सेटल हो गया कि इतना ही देना है, उसके बाद आप फ्री का धनिया, 2-3 नींबू, 3-4 मिर्ची, थोड़ी सी कोतंबरी टाइम करते कि नहीं करते? ये कब होता है? टोटल होने के बाद। टोटल से पहले बोला तो भैया जोड़ देगा इसमें, पहले सब पता फाइनल हो गया ना, अब पता। तो ये क्यों होता है? ये चादर जो हमको सिखाया गया, ये काम कर रहा है हमारे दिमाग में। हमको क्या सिखाया गया? जितना कमाई उसमें गुजारा करो। हमारी कमाई के हिसाब से हमने सब्जी का टोटल लगवा लिया। अब ये जो मिर्ची है ये फ्री की है, मतलब चादर के बाहर। तो हम चादर के बाहर जितना भी फ्री का सब लपेटने के चक्कर में रहते हैं। मिडिल क्लास को फ्री का बहुत आदत है। अब तुम लोग वही हो, ऐसे क्या देख रहे? एक मिडिल क्लास को जरूरी काम से आप मार्केट में भेज दो और बीच में एक ऐसी दुकान छोड़ दो जिसमें 10 फ्री के बोर्ड लगे हुए, फ्री 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 फ्री। जरूरी काम छोड़ेगा, इधर घुस जाएगा, फ्री का क्या होगा, पहले इसको देख ले। बात सही है कि नहीं है? तो ये जो फ्री का धनिया, फ्री की मिर्ची, ये गरीब आदमी से लूट लेते हो आप लोग। ये आपसे भी ज्यादा गरीब है। उस बेचारे को प्रेशर में देना पड़ता है, उसको पता करी मैडम को मैंने नहीं दिया तो भाजी वाला देगा, मेरे पास आएगी भी नहीं। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है। देखिए मनीष सर बोल रहे हैं तुम लोग को 10 मिनट चाय का ब्रेक चाहिए। ये जितने लोगों ने नहीं चाहिए बोला और जितने लोगों ने मुंह नहीं खोला,
ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो दे दिया जाए। हाँ तो मैं मेरे हिसाब से दे दूंगा, तुम लोग तो ठीक ही नहीं। तो देखिए हर मिडिल क्लास घर में ना आपको एक शोकेस मिलेगा, इसमें ताला लगा हुआ है। तो इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? कि इसमें महंगी क्रॉकरी रखी हुई है जो जिंदगी में हम एक दो बार ही खरीदते हैं। बड़ी मुश्किल से महंगी क्रॉकरी लाके उसको लॉक में रखते हैं। किससे बचाने के लिए? घर के बच्चों से। ये घर के दोनों बच्चे ये पूरी जिंदगी इस क्रॉकरी को टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख के बड़े होंगे, क्योंकि ये इनके लिए नहीं है, इनको कभी जिंदगी इसमें खाने को नहीं मिलेगा। ये क्रॉकरी कब बाहर आएगी? जब कोई मेहमान आएगा। तो जिस दिन ये मेहमान आया, क्रॉकरी बाहर आई, मेहमान क्रॉकरी में खा रहा होगा, उस दिन ये बच्चे मेहमान और क्रॉकरी को दोनों को टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखेंगे। ओहो इसके लिए ठीक है। और उस दिन भी ये क्रॉकरी खुलेगी, वापिस लॉक में चली जाएगी, उस दिन भी इनको खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रॉकरी इनके लिए खरीदी नहीं गई। तो ये खाली क्रॉकरी की बात नहीं है, हर मिडिल क्लास घर में है जहां पे समझ लो 2-3 भाई एक साथ रहते हैं, 2-3 बहनें एक साथ रहती है, कम से कम 4-5 लॉक मिलेंगे। देवरानी जेठानी से बचाने के लिए कुछ लॉक में, वो सास सब गुच्छे लेके लॉक में, मतलब घर में खाने के लिए 4 रोटी पर लॉक 5। ये मिडिल क्लास घर में मिलेगा। ये चाबी का इधर गुच्छा लेके इधर इंडिया में ही दिखेगा, आपको कहीं दिखाई देता कोई लेडीज लगा के घूमती, सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा। ये किस चीज है? अरे बाहर एक लॉक लगा दो, चोरी से बचने के लिए। समझ आता है, घर वालों से ही बचाते, बच्चों से क्रॉकरी बचाएंगे, इससे ये बचाएंगे, इससे ये बचाएंगे। कुछ लोग फ्रिज को भी लॉक लगा के रख देते, खाने का सामान ना निकाले। कौन निकालेगा घर के? हम लोग खानदानी है कि नहीं है? ये बीमारी है हमारी। ये देखिए ये घर के 2 बच्चे, एक बड़ा एक छोटा। बड़े का हाइट बड़ा हो जाता है, कपड़ा छोटा हो जाता है। हम कपड़े को फेंकते हैं क्या करते हैं हम लोग? छोटे वाले को देते, तू कर। अब ये छोटा वाला जब बड़ा हो जाएगा, कपड़े छोटे हो जाएंगे, कपड़ा अभी बचा हुआ है, अभी भी नहीं फेंकेंगे, क्या करेंगे? उससे छोटे वाले को देंगे, तू बैठ। तो यहाँ पे जितने भी छोटे वाले बच्चे अपने घर के, जिनके बड़े भाई बहन रहे हो, पक्का अपने बड़ों के कपड़े पहन के बड़े हो। मेरी बात में सहमत है? अब आप मेरे को बताइए, घर का लास्ट बच्चा बड़ा हो गया, कपड़ा बच गया, फेंकते हम इसको? हम कोई भी चीज फेंक नहीं सकते, कोई भी चीज हम नहीं फेंक सकते। तो ये बच्चा बड़ा हो गया, कपड़ा बच गया, इसका क्या काम किया जाएगा? क्या किया जाएगा? सब खानदानी, आदमी खानदानी पोछा लगाएंगे। अब हम इसका ऐसा पोछा लगाएंगे, कब तक लगेगा? जब तक इसमें 2 छेद नहीं हो जाए। आप पोछा लगाने में प्रॉब्लम आई, अभी भी नहीं फेंकेंगे इसको। अब अगला कार्यक्रम क्या है? अब एक ऐसे भैया को ढूंढेंगे जो फटे या पुराने कपड़े लेके नए बर्तन देता है। अब तो 3 घंटा दोपहर को इसके साथ झिकझिक चालू होगी। मैडम बोलेगी ब्रांडेड टी-शर्ट 1 कटोरी चाहिए, भैया बोलेगा ब्रांडेड में डालूं 2 छेद हो रहे, इसका क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बहसबाजी करके लास्ट में एक चीज डिसाइड होगी, 1 चम्मच तो मिलेगा। तो बिना 1 चम्मच लिए हम फटे पुराने कपड़े भी दे नहीं सकते। किसी का देश है? अरे पहले हम अखबार तक नहीं फेंक सकते। इंडिया एक अकेला देश है जिसके अंदर अखबार को रद्दी में बेचा जाता है, और वो भी 6 महीने का इकट्ठा करके यहाँ तक मिलता कितना है? 50 रुपया। पर फेंकेगा नहीं, तो पहले तो बुक की कवर में लग जाएंगे बच्चों की, जिनके छोटे छोटे बच्चे उन्होंने लगा के भी आए होंगे अखबार का। अब ये बच गया, हम इसको तोलेंगे और फिर बेचेंगे। ये हम लोग हैं, हम फ्री का कोई सामान बेच नहीं सकते। सब अपने फ्लैशबैक में चले गए। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, लेडीज लोग, आप लोग बाजार जाते हो, आप दुकानदार के पास गए, आपको कुछ सामान लेना था, तो वो आपको एक थैली में सामान डाल के देता है। तो जब जब जाते हैं आप थैली लेके आते हैं, बराबर है कि नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलो, इधर किसी भी लेडीज ने आज तक किसी भी साइज की कोई भी थैली कभी भी फेंकी है क्या?
सोच लो। अरे हम थैली तक नहीं फेंक सकते, उसमें एक छेद हो चुका है। हर मिडिल क्लास घर में ना एक बड़ी थैली होगी, उसके अंदर छोटी छोटी थैली जमा होती रहेगी। क्यों हो रही है मालूम नहीं, पर हो ये कब काम आएगी पता नहीं, पर जमा करना जमा करना जमा करना, इतनी जमा होगी और इतने टाइम तक जमा होगी कि जमा करने वाली ऊपर चली जाएगी पर थैली नीचे रहेगी। कितने लोगों ने कभी ना कभी फ्लाइट में सफर किया है? एक फ्लाइट जर्नी करके कितने लोग आए? तो ठीक है, अब देखिए मैं आपको वैसे समझाता हूँ। चलते चलते में 20 लोगों ने हाथ उठाए, 100 लोगों ने हाथ नहीं उठाए, फ्लाइट में बैठे नहीं है। पर जिंदगी में कोई कमी है क्या? नहीं बैठे फ्लाइट में, कोई तकलीफ, मरने में हम नीचे से ही फ्लाइट को देखेंगे। ये हमारी सोच है। कोई अब जितने लोगों ने फ्लाइट एक सफर किया तो जो नहीं किया, मैं समझाता हूँ। जब आप कभी भी आगे करोगे तो आप लगेज लेके जाओगे एयरपोर्ट पे, तो आपके एयरलाइन वाले ना लगेज के ऊपर एक सफेद स्टिकर लगाते हैं प्रिंटेड, जिसमें आपका नाम होता है। वो लोग उसको वहां ले लेंगे, आप फ्लाइट में बैठोगे, लगेज आपके साथ में नहीं रहेगा। जब आप उतरोगे, ये लोग उसी फ्लाइट में नीचे से उतार के बेल्ट पे आपको देंगे, आप अपने नाम से और कलर से अपना बैगेज पहचान सकते हैं। तो वो एक स्टिकर लगा के देते हैं। ये चीज किनको पता है? जो लोग फ्लाइट में जाके आए, बराबर है। तो अब ये जितने लोग फ्लाइट में जाके आए, जब आपने पहली फ्लाइट पकड़ी, हाँ देख लिया क्या दिखा रहे बार। कोई भी आदमी ये बोले जो फ्लाइट में सफर करके आया, फर्स्ट फ्लाइट, पहला स्टिकर उसने अपने हाथ से फाड़ के फेंका। ये उन्हीं से जो जाके आए, ये फेंकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पूरे मोहल्ले को दिखाना है। घर में बच्चा इसको फाड़ने की जरूरत देख रहा है, मैं फाड़ को तो उसके फाड़ना नहीं, तुम छूट के तो दौड़ गए, उसको हाथ नहीं लगाना। ये पूरे मोहल्ले को दिखाना है। ये कब निकलेगा? जब तक ये पीला नहीं हो जाए, इसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, खुद वो फट ना जाए। हम नहीं फाड़ेंगे। हम एक नया चश्मा लेंगे, ब्रांडेड है, तो उसका लेबल लटका के कम से कम 1 घंटा तो घूमो। लेडीज लोग ब्रांडेड पर्स खरीदेंगे तो जहां पे वो ब्रांड का निशान है पलटी कर दे। बात सही है कि नहीं है? हाँ। तो जब हम सफर करते हैं, हम कुछ भी चीज खरीदते नहीं देंगे। ये सब चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज, दुनिया को दिखाना है। क्योंकि ये कब होगा, दोबारा कब होगा मालूम नहीं है। हो गया एक बार बस, अब बाकी लोगों को चलाना है। बात सही है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पे कितने कोई एक रात होटल में रुक जाए, कभी भी एक नाइट स्टे किसी ने भी होटल में किया? जरा हाथ खड़ा करो। 1 नाइट स्टे किसी ने भी होटल में किया? आप सब लोग एक रात रुक के आए। अब याद करके बताइए, जब आप चेकआउट करते, छोटा शैम्पू, टूथब्रश, कंघी, पेस्ट, कंडीशनर, ये सब झोली में लपेट के लेके जाते कि नहीं जाते? आज भी आप लोग रुकोगे, कल चेकआउट होगा, साबुन तक नहीं मिलेगा, घिसा हुआ, वो भी लेके जाओगे। अब देखिए, मैं इंडिया के बाहर भी बहुत ट्रैवल किया है। एक चीज जो इंडिया के होटलों में होता है वो बाहर कहीं नहीं होता, वो ये कि जब आप इंडिया के होटल में चेकआउट करोगे और काउंटर पर जाके बोलोगे मेरा चेकआउट में चाबी रखो, तो आपको 5-7 मिनट खड़ा रखेगा। तो आप उसको पूछो क्यों खड़ा रखा? चेक कर रहे। क्या चेक कर रहे? रूम में क्या चेक कर रहे? टावल तो लेके नहीं निकल पड़ा, पिलो केस तो नहीं निकल, केटल वेटल तो नहीं लेगा। हमारी तरह ऐसे लोग करते, सब कुछ लपेट के चले जाते हैं। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है। मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, कितने लोगों को गोवा घूम के आना है? नहीं, गोवा छोड़ो, तो बाजू में तुम लोग ऐसे चले जाओ। कश्मीर कितने लोगों को घूम के आना है? ये सबको कश्मीर घूम के आना है। इसमें अभी भी 15-20 लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया कश्मीर के नाम पे। देखिए, अब देखिए मिडिल क्लास कैसे सोचता है। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, हमारे दिमाग की बीमारी समझा रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछा, कितने लोगों को कश्मीर जाना है? 80% ने हाथ उठाया, हमको जाना है। ठीक है, 20% ने क्यों हाथ नहीं उठाया? क्या रीजन हो सकता है इसने हाथ नहीं उठाया? क्या रीजन हो सकता है? मेरे हिसाब से 2 ही रीजन हो सकते हैं।
पहला रीजन ये हो सकता है कि ये बंदा कश्मीर का ही रहने वाला है। अब जो कश्मीर का रहने वाला है और खाली एलटीबी अटेंड करने लोनावाला आया है, बस कुछ नबी से ये पूछा गया कि कश्मीर किसको घूमना है, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, मेरे को क्या घूमना, तुमको घूमना है, तुम बताओ। हट, नो आता टाइम। कश्मीर का रहने वाला नहीं उठाएगा, समझ में आ। पर अगर ये जिन्होंने नाम हाथ नहीं उठाया और कश्मीर के नहीं है, फिर क्यों नहीं उठाया? उसके बाद एक ही कारण बचता है, इसको खुद पे और अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि कश्मीर और मैं और इस जिंदगी में हो ही नहीं सकता, तो जो काम हो ही नहीं सकता तो क्यों हाथ उठाना है? ये हमारा दिमाग, हाथ उठाने का पैसा लगता है, नहीं जाने के अंदर नीचे हाथ वो हो ही नहीं सकता, मरने। ये हमारी सोच, यही तो बीमारी है हमको। अब 80% लोग यहाँ पे बैठे जिन्होंने हाथ उठाया, अब इनके आते ये भी तो मिडिल क्लास है। फर्क कितना है, कुछ ने हाथ उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। अब जिन्होंने हाथ उठाया तुम लोग क्यों नहीं गए भाई? ये 20% लोगों को जाने नहीं था, इनका तो नहीं जाना समझ में आता, तुमको तो जाना था, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे, तुम क्यों नहीं गए? पैसा सीधी सी बात है, जहां पे रहते हो वहां पे पैसा लगेगा, कश्मीर में तो लगेगा ही लगेगा। लड़ाई पैसे की है ही नहीं दिमाग में। लड़ाई दिमाग में ये चल रही है, या बीमारी हमारे दिमाग में ये है कि हमको सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, हो सकता आईफोन हो सकता है कोई अच्छी साड़ी खरीदनी है, हो सकता है थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदना है, हो सकता है बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना है, फैमिली को कहीं खाना खिलाना। ये सब जो चीजें हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा तो होती है, पूरी नहीं भी हो तो हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमको सिखाया गया जो मिलता है उसमें खुश रहे। ये बीमारी है। कश्मीर जाने वाला जाना चाहता है, पर ये नहीं भी जाएगा तो इसको कोई गम नहीं है। यहाँ कश्मीर जाने वालों को कभी रात को बुरे सपने आते हैं, वो कश्मीर नहीं जा, नींद में उठ के बैठ जाता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, 2-4 को उठाने का, मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है। कम किया गया ऐसा, आज हाथ उठा दिया, मैंने पूछा, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलता, और आपने हाथ उठाने के बाद पूरी जिंदगी नहीं भी जा पाते कश्मीर को, आपको कोई तकलीफ है क्या जिंदगी में? हम राजी हैं, कश्मीर गए तो ठीक, नहीं है मरने। तो हम अपने आप को खुश कैसे रखते हैं? एग्जाम्पल कश्मीर कैसे खुश रखेंगे? हम नहीं जा पा रहे, फिर भी हम अपने आप को खुश रखते हैं। कैसे रखते हैं? कश्मीर जाके होगा क्या? 60-70 हजार रुपये मैंने बंदोबस्त भी कर दिए और मैं चला भी गया कश्मीर। क्या है कश्मीर में? बर्फ ना, बर्फ हमारे फ्रिज में नहीं, बर्फ की फ्रिज देख रहे हो, 70,000 रुपये खर्चा करने, कौन कश्मीर जाएगा? बेवकूफ लोग। बच्चा बोले पापा उधर हरे हरे पेड़ होते हैं, खाली बर्फ थोड़ी, हरे हरे पेड़ होते हैं, ईद में खोल देख, पिक्चर में जा देख, बहुत कश्मीर में 70,000। जिस दिन बड़ा होगा खूब कमाना, जाके कश्मीर देख जाना, पैसा का पेड़ पे लग रहा है, कश्मीर जाएगा, कश्मीर जाएगा। तेरे खानदान में कोई कश्मीर नहीं है, तू कहां से जाएगा? यहाँ बात सही है कि नहीं? ये खाली कश्मीर की बात नहीं है, हर एक चीज की बात है। अब यदि यहाँ पे अभी एक घोषणा हो, जैसे मनीष जी यहाँ पे बैठे, ये अभी घोषणा करते हुए कि दूर दूर से लोग आए, बॉम्बे से, आसपास से। आज शाम को सेशन खत्म होने के बाद एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ये कौन बोल रहा है? मनीष जी। लकी ड्रॉ निकलेगा, सब लोगों के नाम नंबर की एक पर्ची उसमें डली होगी, और जो पहली 3 पर्ची निकलेगी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मनीष जी कश्मीर लेके जाएंगे 3 रात 4 दिन के। अगर ये अनाउंसमेंट अभी हुई कि आप लोग अपना नाम नंबर एक पर्ची में लिखो, बॉक्स आ रहा है, बॉक्स में रखो, शाम को पर्ची खुलेगी, पहले 3 लोग कश्मीर लेके। तो यहाँ पे जो 20% लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के नाम पे हाथ भी नहीं उठाया, सबसे पहले ये पर्ची ढूंढेगा, पेन ढूंढेगा, डालने के लिए भी धक्का मुक्की ये सबसे ज्यादा करेगा। कुर्सी चढ़ हाथ मेरा पहले, मेरा पहले, मेरा पहले, ये लोग नीचे से निकालेंगे, मेरा पहले, मेरा पहले। क्यों? क्योंकि फ्री का, फ्री के लिए हम खून खराबा कर देंगे। जो चीज फ्री मिल गई फाड़ देंगे उसको। तो शाम को पर्ची निकली, जाहिर है इनका नहीं निकलेगा नाम, तो जब नाम नहीं निकलेगा तो आपस में बात करेंगे। ये सब सेटिंग ये कल रात को इन्होंने डिसाइड कर लिया था कौन 3 लोग जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, इसका
बनाता है। ये लोगों का सब जो तूने वो बच्चे को देखा जिसने पर्ची निकाली थी, मनीष जी कैसे बोले तब वाली निकालो, वो वाली कैसे, ये सब थे। अरे तो तू क्यों दुखी हो रहा, तेरे को जाना ही नहीं था, हाथ तक नहीं खड़ा किया, नहीं समझ जाता तो क्यों होगा, क्यों फ्री का हाथ जा रहा है। ये हमारी बीमारी, हमको फ्री में सब कुछ मिल जाए, नहीं मिले तो मरने दे। बात सही है कि नहीं है? ये सब हमारी जो सोच है, जो संतुष्ट रहने की सोच है, यही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। जब जिंदगी अवसर देती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप लोग मानते हैं, आप लोग खानदानी। चलो एक लास्ट उत्तर तक चाय पीने का मैं करता हूँ, पर ईमानदारी से जवाब देना है जो पूछूंगा, नहीं तो चाय 10 मिनट और लेट होगी। ईमानदारी से जवाब मिलेगा। यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं महीने का जॉब से किसी न किसी तरीके से, कितने लोग अपनी उस इनकम से खुश है? जरा हाथ खड़ा करो। मैंने बोला ईमानदारी से जवाब देना। अच्छा, कोई खुश नहीं है, इसका एक ही मतलब है, बाकी सब नाराज है इसका मतलब, या तो खुश नहीं तो नाराज। तो कितने लोग खुश नहीं है वो हाथ खड़ा करो। और क्योंकि तुम लोग खुश नहीं हो तो पूरा टांगे हाथ बिल्कुल पूरा। हाँ, अब तुम लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। हाँ, अब ये बताओ, हाथ खड़े करने के अलावा तुम कर क्या सकते? तुमको जो सैलरी मिल रही है इससे ऊपर मिल नहीं सकती, मिलती होगी तो तुम इस सैलरी में हो गई हो। बात सही है? तो जो तुमको जिंदगी दे सकती थी, जो तुम ले सकते थे, उसमें तुम जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें काम कर रहे थे। इससे ऊपर तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो तुमने हाथ उठा दिया कि मैं इसमें खुश नहीं हूं, तो कर क्या सकते? अगला कार्यक्रम में बता दो, क्योंकि जिंदगी तो कुछ दे नहीं रही, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एटीएम से कोई अपना पैसा निकाल रहा है और बाहर आराम इसका पैसा छीनेंगे और छीनते टाइम बोलेंगे मैं खुश नहीं हूं, इसलिए तेरा पैसा छीन के जा रहा हूं। कोई सोने की चेन के घूम रहा है, छीनते हुए बोल देंगे मैं मेरी कमाई से खुश नहीं हूं, तेरे सोने की चेन से गुजारा करूंगा, चेन लेके जा रहा। अभी लंच टाइम होगा, 5-6 लोग जो खुश नहीं है इकट्ठे होना, लोनावाला में बैंक ढूंढने की तैयारी करो। इस तरह से कोई काम करेंगे नहीं करेंगे। जिंदगी कुछ दे रही है, जो दे रही है उसमें आप खुश नहीं हो, ये काम आप कर नहीं सकते, तो ये जो हाथ उठाया दिखाने के लिए तो उठाया है, अंदर से तो आप खुशी हो, रहना ही पड़ेगा। यही तो सिखाया गया है, यही तो बीमारी है। इसी बीमारी का तो हम इसको बीमारी समझते ही, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और जो इसको बीमारी समझता है उसके लिए माइलेस्टर इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए माइलेस्टर है। तो इससे आगे की जो कहानी है, इससे आगे का सेशन है, आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए मैं 10 मिनट चाय की ब्रेक की घोषणा करता हूँ। तो आप लोग फटाफट 10 मिनट में चाय पी के तुरंत वापस आइए ताकि आगे का कार्यक्रम हो।